दीपू चंद्र दास के साथ जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से हिंदूज के साथ बर्बरता की जा रही है बांग्लादेश के अंदर, आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट ने मोर्चा संभाला हुआ है इन बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए। तो क्या क्या खाना पड़ेगा उन लोगों को मालूम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का बात करता है। मुर्दाबाद बांग्लादेशी, मुर्दाबाद 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 बांग्लादेशी, मुर्दाबाद बांग्लादेशी, मुर्दाबाद बांग्लादेशी, मुर्दाबाद बांग्लादेशी, मुर्दाबाद। हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में। गले वले काटने का जो चक्कर है ना, वो हम लोगों से कोई अच्छा नहीं जानते हैं। वो लोग बहुत नया चीज है। आप लोगों को हाल ही में देखने मिल रहा है बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहाँ में सिचुएशन, माइनॉरिटी रिलीजन वहाँ में कैसा हो रहा है। उन लोग बेचारा बिजनेस करते हैं, उसको लब जिहाद फंसा देता है। इलीगल जो स्ट्रक्चर बना के रखा है मस्जिद पंजा का, अगर वो 1 मंथ में भी उन लोग का तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं आता है, तो हम गवर्नमेंट को उतना ही बोलेगा, आप लोग 24 आवर्स के लिए आप लोग होम डिपार्टमेंट चुप बैठ जाइए, अपियो आनियन आईफा शुरू करेगा। जो भी कार्रवाई है उसमें आप लोग, हम लोग को नहीं बोलना है ये लीगल है ये इलीगल है, कानून को हाथ में लिया, हम लोग को नहीं बोलना है, ये क्लियर मैसेज है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो बांग्लादेशी है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कैसे एक सरदर्द बन चुके हैं और वहाँ के जो इंडिजिनस जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ के, उनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। 2016 का जो डेटा है वो बताता है कि 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं और अब तो पता नहीं इनका जो नंबर है वो कितना बढ़ चुका होगा। अब आपको तो पता है कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन बांग्लादेशियों को शेल्टर देते हैं, उन्हें अंदर घुसने देते हैं, क्योंकि वोट बैंक का जो मामला है, वोट बैंक भी तो बढ़ाना है। अब फिर चाहे भाई उस चीज के लिए आई लव बांग्लादेश भी क्यों ना बोलना पड़े। আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोग ऐसे नहीं हैं। असम में तो हेमंत बिस्वा शर्मा के लीडरशिप में बांग्लादेशियों को वापस भगाने का पूरा कार्यक्रम एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन असम के साथ साथ ये जो काम है ना, वो अब अरुणाचल प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। और शायद असम से जिन बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है, भगाड़ा जा रहा है, वो अब अरुणाचल प्रदेश में घुसकर रहने लग रहे हैं। और इसलिए अरुणाचल प्रदेश में इलीगली बिल्ड जो मस्जिद है, जो मदरसे हैं, उनको भी बंद किया जा रहा है और जो बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको वापस भेजने की डिमांड्स उठ रही है। अब इस पूरे मूवमेंट को वहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इंडिया की भी जो हालत है वो भी यूके के जैसे हो जाएगी। जो जिहादी सोच वाले लोग हैं उन्हीं का राज होगा और इंडिया के अंदर इंडियंस को ही शेल्टर लेना पड़ेगा। और इसलिए अरुणाचल के जो भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस इस इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। पर देखिए, हम लोग को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो मुद्दा है वो आखिर इतना बड़ा हुआ कैसे, किस तरह बांग्लादेशियों ने इंडिया के अंदर आना शुरू किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन बांग्लादेशियों के हमारे देश के अंदर आने से हमें क्या क्या खतरे हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो माइग्रेशन है वो 1947 से पहले से ही होता आ रहा है, क्योंकि बंगाल का जो वेस्ट पार्ट है वो हिंदू मेजोरिटी है और जो ईस्ट पार्ट है वो मुस्लिम मेजोरिटी था। इसलिए अक्सर बंगाल में राइट्स और क्लैशेस हुआ करते थे। 1905 में हुआ फर्स्ट बंगाल डिवीजन और 1947 में हुआ सेकेंड बंगाल डिवीजन इन्हीं क्लैशेस का एक नतीजा था। डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली राइट्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि कैसे लड़कर लेंगे पाकिस्तान के नारे लगाकर हिंदुओं को मारा गया था। नोआखाली में हजारों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और फोर्सफुल कन्वर्जन्स हुए थे और इन्हीं सभी वायलेंस के कारण बंगाली हिंदूज ने ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में माइग्रेट करना आजादी के पहले से ही शुरू कर दिया था। अब देखिए, हालांकि उस समय पे ये जो नंबर था वो बहुत कम था, लेकिन जब 1946 नवंबर में नोआखाली राइट्स हुए और फिर 1947 में बंगाल का डिवीजन हुआ, तब बहुत बड़े नंबर्स में बंगाली हिंदूज वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रहने आ गए, क्योंकि वो देख चुके थे कि जो मुस्लिम्स हैं अगर वो मेजोरिटी में आते हैं तो उनके बाद जो भाईचारा वगैरह है वो कुछ काम नहीं करता है। अगर हम डेटा को देखेंगे तो 1947 से 1961 के बीच ऑलमोस्ट 40 लाख नॉन मुस्लिम्स, जिसमें कि हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, ये सभी के सभी आते हैं, वो ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल और इंडिया के दूसरे पार्ट्स में रहने आ गए थे। लेकिन ये लोग इलीगल माइग्रेंट्स नहीं थे बल्कि रेफ्यूजीज थे। और ये जो दो वर्ड्स है ना, इसमें अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब देखिए, माइग्रेंट्स वो होते हैं जो कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गए या इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया, तो इन सब चीजों के लिए दूसरी कंट्री में रहने चले जाते हैं। जबकि रेफ्यूजीज वो होते हैं जो कि रेस हो गया, रिलीजन हो गया या फिर किसी भी
और तरीके के परसिक्यूशन के कारण या फिर वायलेंस के कारण बचने के लिए मजबूरी में दूसरी कंट्री में उनको शरण लेना पड़ता है। हालांकि वो बात अलग है कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी ने रेफ्यूजी स्टेटस का इस्तेमाल करके कुछ कंट्रीज को इस्लामाइज करने का एक टूल बना लिया है। तो नॉर्मली रेफ्यूजीज का मतलब होता है वायलेंस या फिर किसी भी और तरीके की प्रॉब्लम के चलते वो दूसरी कंट्री में जाकर रहने पे मजबूर हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं थी। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद भी करीब मिलियंस में हिंदूज आए थे, क्योंकि इस वॉर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने हिंदूज को टारगेट किया था, जिसमें 2.5 लाख हिंदूज को इन्होंने मार दिया था। तो देखिए ये तो वो लोग थे जिनको कि रिलीजन के बेसिस पर परसिक्यूट किया गया और जिनके कारण उनको मजबूरी में भारत आना पड़ा। अब इन्हीं परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के लिए सीए लाने की बात हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को तो भाई इससे भी दिक्कत है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो कि तीनों के तीनों इस्लामिक नेशन है, यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट आए दिन वायलेंस होते रहते हैं। तब वहां पे इनको कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मरने वाला तो हिंदू है ना। खैर 1971 तक हिंदूज आ रहे थे और चीजें बहुत हद तक कंट्रोल में थी, लेकिन इसके बाद जब पीसफुल कम्युनिटी इंडिया में घुसने लगती है, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। क्योंकि ये लोग यहाँ पे नॉट एज अ रिफ्यूजी बट एज इमिग्रेंट्स आ रहे, ताकि यहाँ पर ये लोग आ सके और यहाँ की डेमोग्राफी और यहाँ के पॉलिटिक्स को बदल सके, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग यहाँ आ कैसे जाते हैं? बीएसएफ और गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है? सबसे पहले तो इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बहुत बड़ा है। इसकी जो लेंथ है वो 4096 किलोमीटर की है और ये दुनिया का 6th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 3232 किलोमीटर में फेंस लगा दिए गए हैं, लेकिन बाकी के जो 864 किलोमीटर है वहां पे फेंसिंग लगाना बहुत मुश्किल है। इसका एक रीजन ये भी बताया जाता है कि जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट ही नहीं करती है, जिसके कारण वहां पे फेंसिंग लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके साथ साथ एक और रीजन ये है कि कुछ विलेजेस बॉर्डर के बिल्कुल पास है और बांग्लादेश को इन एरियाज में फेंस लगाने से ऑब्जेक्शन है। अब अगर पूरे बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग की जाती है, हर जगह सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगाए जाते हैं और बीएसएफ के जो सोल्जर्स हैं उनके नंबर्स को बढ़ाया दिया जाता है, तो इन इलीगल इमिग्रेंट्स को घुसने से रोका जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश के अकॉर्डिंग ये उनके बॉर्डर के गाइडलाइंस का वायलेशन है, इसलिए वो लोग बॉर्डर फेंसिंग करने नहीं देते हैं। और इसी वजह से वेस्ट बंगाल का 112 किलोमीटर, असम का 66 किलोमीटर और मेघालय का 76 किलोमीटर का बॉर्डर बिना फेंसिंग का है और यही इन इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए आने जाने का सबसे आसान रास्ता है। इसके साथ साथ कई ऐसे जगह है जहाँ पे कि बॉर्डर रिवराइन है, यानी कि रिवर के ऊपर बॉर्डर बेस्ड है और ये लोग क्या करते हैं कि रिवर को क्रॉस करके इंडिया में घुस जाते हैं। और हमने तो इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि एक जो बांग्लादेशी है वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता है कि कितना आसान है इंडिया के अंदर घुसना। और देखिए ऐसा नहीं कि ये लोग बस ऐसे ही घुस जाते हैं, बाकायदा इसके अंदर पूरा गैंग्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि इनको बांग्लादेश से इंडिया के बॉर्डर के एरियाज में ट्रांसफर करते हैं और फिर वहां पर आने के बाद इनको ट्रेन और बस के जरिए इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में वहां से ट्रांसफर किया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन आईडी कार्ड भी बनाकर दे दिए जाते हैं और इसके साथ साथ तो कई जगहों पे इनको जॉब्स दिलवा दिए जाते हैं। जैसे कि हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा जो कि बैंगलोर का था कि वहां पे भाई कुछ जो ऑटो ड्राइवर्स थे ना वो लोग बांग्लादेशी थे। ও তোমার জাট বয় সিকিউরিটি ডিউটি ওয়াচম্যান আলার বাড়িয়ে যেন ডিউটি তারে তারে ধরিয়ে আমরা ফটো মারছি আর ওই তো হে বাড়িয়েগিরি করে সিকিউরিটি ডিউটি করে 12,000 পেমেন্ট পায় আর ও না নাইটো 9,000 টাকা আর দিনে 11,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা 11,712 মতলব দিনে 12,000 হাসপিং ক্লিক করে তে আমরা গাড়ি দিয়ে দিবে আর হবি ভাই তারা কোনটা কো ভরসা হয় না, ফটো লাগাইলে আছে দেখিলেই হয়। জসিম ভাই অলরেডি দাঁড়িয়ে আছে। ওই জাটু আল্লাহওয়ালি খরচ M0 क्या किससे औकात दिखा रहा है? M0 क्या गाड़ी এখন লিয়া তো ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই কোনকে খান্তা পড়তে ফেলাই किसे की मांगले को गाड़ी ले लो को आको तू ना ये झांड के लिए दिखा रहा है यार। एक काम कर तू एक काम कर বর্তমানে সিকিউরিটি কোড ইউনিফর্ম লাগাইলো সিকিউরিটি কর কোনো অসুবিধা না কাম করতে ভাই আমরা তোরা জুয়া করি না বাড়িয়ে সিকিউরিটি ডিউটি করে আর মানুষে দেখলে বুঝলি বা सोचिए कि बेंगलोर जैसे हाईटेक सिटी के अंदर बांग्लादेशी ऑटो चला रहे हैं और उसका वीडियो भी बना के भेज रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेशी हैं और इन सब चीजों के बदले में जो गैंग्स होते हैं ना वो 5-10 हजार रुपए इन लोगों से कमा लेते हैं पर पर्सन। अब सबसे जरूरी जो सवाल यहाँ पे उठता है वो है कि इन इलीगल इमिग्रेंट से हमारे देश को आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो एक बार इस चीज को अगर हम लोग समझ लेते तो फिर हमें आसानी समझ में आ जाएगा कि आखिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो है डेमोग्राफी चेंज का। ये लोग इंडिया के कई स्टेट्स के डेमोग्राफी को चेंज करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद का ही एग्जांपल देख लीजिए। 1968 में यहाँ पे 44.1% लोग हिंदूज थे, फिर 2011 में ये 33.2% हो गए। मुस्लिम्स पहले 55.9% थे और 2011 में ये लोग बढ़कर 66.3% हो गए। और आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें वेस्ट बंगाल के अंदर एक दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। हाँ वो बात अलग है कि बांग्लादेश को कितना ही डोनेशन देंगे, चिल्लर डोनेशन दिया था इन्होंने।
तो ये है इस इलीगल माइग्रेशन का असर, और ये सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं बल्कि बंगाल हो गया, असम हो गया, इसके साथ साथ पूरे इंडिया में हो रहा है। जैसे कि आप त्रिपुरा का ही केस देख लीजिए, 1947 में वहां पे 93% ट्राइबल पॉपुलेशन थी जो कि रिड्यूस होकर सिर्फ 53% रह गई है। नागालैंड में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ट्रिपल हो चुकी है, पहले 20,000 के करीब थी और अब 2025 में अगर मेजर किया जाएगा तो पता नहीं ये जो नंबर है वो 75,000 से कहीं 5 लाख ना रहे। फिर असम का तो आप सबको पता ही है, 1971 में 72% हिंदूज थे, 24% मुस्लिम्स थे, और अब 57% हिंदूज है और 38% मुस्लिम्स हो चुके हैं। असम की जो सीएम हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने कहा था कि हर 3 में से 1 बंगाली बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। और ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ डेमोग्राफी चेंज होती है, बल्कि इससे जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है ना स्टेट की, वही चेंज हो जाती है। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या फेक वोटर आईडी कार्ड से वोट करते हैं और जो पॉलिटिशियन मुस्लिम अपीसमेंट करता है उसको वोट देते हैं और फिर पूरे इलेक्शन के एल लगा देते हैं। फिर कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी होते हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि आप लोग तो बंगाली मुस्लिम्स को भगा रहे हैं, ये लोग तो बंगाली मुस्लिम्स है, ये बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं है। अरे भाई, अगर ये लोग इंडियन है तो फिर फेक आधार कार्ड बनवाकर क्यों घूम रहे हैं? कम से कम असली डॉक्यूमेंट्स ही दिखा दो। अभी कुछ समय पहले जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया था ताकि इनको वोटर लिस्ट से निकाला जा सके, तो ममता दीदी के पेट में दर्द हो गया था। वो बोलने लगी कि इतनी जल्दी क्या है? हाँ, जल्दी क्या है, पहले दीदी को इलीगल बांग्लादेशियों का वोट बैंक से वोट तो ले लेने दो, उनके वोट से फिर इलेक्शन तो जीत जाने दो, उसके बाद फिर SIR करवाते रहना। सो डेमोग्राफिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी इन बांग्लादेशियों की वजह से ही होती है। इनकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के रूरल एरियाज में डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है। ये लोग क्या करते हैं कि जंगल में पेड़ काटकर वहां पर रहने लगते, फिर इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसके कारण जो इंडिया के सिटीजंस हैं उनको रिसोर्सेज की कमी होने लगती है। अब ये लोग सिटीज में भी जाते हैं और लो पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके कारण कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शहर का एक जो लोकल व्यक्ति है, अगर वो आपका काम 500 रुपए में कर रहा है, तो वही सेम काम ये जो इलीगल बांग्लादेशी होते हैं ना, ये 400 में 300 में कर देते हैं, जिसके कारण कि आपके जो स्टेट का लोकल व्यक्ति है उसे काम नहीं मिल पाता है। और इसीलिए असम के इंडिजिनियस लोगों ने 1975 में किया था असम एंटी फॉरेन मूवमेंट, और अभी यही सेम चीज को अरुणाचल प्रदेश भी रिपीट कर रहा है। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में 9 दिसंबर को वहां के 3 युवा संगठनों ने ईटानगर में 12 घंटे तक एक बंद ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट से 3 डिमांड्स पूरी करने की डिमांड की थी। सबसे पहला डिमांड था नाहरलगुन में अवैध रूप से बने हुए जो जामा मस्जिद और 15-20 और जो दूसरे अवैध मस्जिद है वहां से उनको हटाया जाए। इसके अलावा जो इलीगली पंच खाने और मदरसा बनाए गए हैं उनको भी वहां से क्लोज करके हटाया जाए। जो वीकली मार्केट्स लगते हैं उनको भी पूरी तरीके से बैन किया जाए और जितने भी इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं उनको वहां से भगाया जाए। असम का जो असली आदमी कौन है? कार्बी है, दिमासा है, आपका बोरो है, कचारी है, असामीस है, अहोम है, ये लोग है वहां का असली है। फेशियल शक्ल से भी तो पहचानो ना, भाषा से भी पहचानो ना। क्या कागज को ही देख के, कागज और वो लोग इतना मतलब कागज से लेके रुपया पैसा नकली सोना सब चीज बना लेते हैं। ये सब चीज को आप लोग समझो, हम लोग आदमी लोग, बुरी अम्मा पापा लोग भी समझो, लिखा पढ़ा इंसान लोग भी समझो, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, स्टूडेंट्स और जितना स्टूडेंट्स आप लोग भी समझो चीज को। स्पाई पकड़ रहे हैं यहाँ वहां में, आप बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देगा बोल रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग ये लोग के पीछे में घूम रहे हैं। 1-2 रुपया का पीछे में भागते हुए अरुणाचल का फ्यूचर का बर्बाद मत करो, यही रिक्वेस्ट आप सभी से। विद दिस, थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे। ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस पूरे मामले में काम कर रही है वो है इंडिजीनियस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है द अरुणाचल प्रदेश इंडिजीनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें APIYO के चीफ है तारो सोनम लियाक और इन्होंने बहुत ही ज्यादा तगड़ा काम किया है। ये क्या करते हैं ना कि ये मस्जिदों के अंदर जाते हैं और वहां से लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको वेरीफाई करते हैं ताकि जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर यहाँ पे आए हुए हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। इनके बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे और एक वीडियो में तो इन्होंने मस्जिद के अंदर जाकर 2 लुंगी पहने हुए मुस्लिम से पूछा था कि भारत माता की जय बोलकर दिखाओ, तो उधर से उस मुस्लिम बंदे ने कहा कि हम इंडिया जिंदाबाद बोलता है, भारत माता की जय हम कैसे बोल सकते हैं। सोनम लियाक ने कहा कि जब तुम भारत माता की जय नहीं बोल सकते हो तो फिर तुम देश के कैसे नागरिक हो? अपना मस्जिद बंद करो और निकलो यहाँ से। आप लोग कुरान में क्या पढ़ा था? एक कुरान में हम ये सुनने में आता है, मेरा पास भी एक कॉपी है, कुरान में ये लिख के रखा है, बोलता है काफिर को मारना जिहाद का आप लोग का वो होता है, काफिर को मारने से आपको जन्नत में जगह मिलता है। बोला नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, टेररिस्ट में इस्लाम में कोई दखल, कोई जगह नहीं है। टेररिस्ट जो है आप लोग तो भारत माता का जय बोलता है, भारत माता का जय बोलता है, ये जो बोलता है कि नहीं? कि वंदे भारत माता की जय बोलता है क्या? ना आप लोग बोलते हैं? इंडिया जिंदाबाद बोलते हैं। नहीं, भारत माता की जय बोलता है। भारत तो माता कैसे हो? हाँ, वही तुम लोग का सोच तो वही है, तुम लोग का वो जो है कुरान ने लिख के नहीं रखा है, इसलिए तुम अभी नहीं बचेगा। हाँ? हो गया। तुम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, तुम कैसे तुम इंडियन का? ये हम लोग का माँ है, हम अपना जमीन को माँ जन्मभूमि है। अभी हम क्यों क्यों इसका नहीं भारत माता की जय नहीं बोल रहे, देखो अरुणाचल भारत में तुम अभी अपना भारत माता की जय असलियत निकल गया ना।
उन्होंने गवर्नमेंट को खुल्लम खुल्ला अल्टीमेटम भी दिया था कि जल्द से जल्द अगर इलीगल मस्जिदों को बंद नहीं करवाया गया तो वो अपनी तरफ से एक्शन लेंगे और जितने भी इलीगल मस्जिद है उन सबको तोड़ देंगे। अब सोनम लियाक के इस ओपन चैलेंज के कारण कुछ लोगों की बहुत ज्यादा सुलगने लगी थी और इसलिए वो लोग उनको जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे, लेकिन सोनम लियाक फिर भी बिना डरे उन मस्जिदों और मदरसों को बंद करवाने में लगे हुए हैं और इलीगल बांग्लादेशियों के पिछवाड़े पे लात मार कर उनको वापस भेज रहे हैं। भी लिखा जिस दिन मतलब मिलेगा मुकम्मल मतलब आपका वध कर देगा, इस टाइप से हमको वो भी आउटसाइडर हमको ये सोशल मीडिया में धमकी देना किस हद तक सही है? जब 5 वक्त का आप नमाज पढ़ता है, पंजा का नाम है, वो तो मेडिटेशन है ना, उसमें आपका दिल दिमाग शांति होना चाहिए, आपको शांति पूर्वक। हमारा जो हिंदू धर्म में क्या है, आप शनि खराब शनि मानता है, शनि पूजा करने के बाद सुख शांति से वो अपना काम काज को करता है। वो 5 वक्त का नमाज पढ़ने का बाद भी उसका दिमाग में एक शैतान जाग के बैठता है। अभी आप लोग को हम बता देगा बारीकी से, जैसे कि ये 2025 में जब पहलगाम में हमला हुआ था, वो कहाँ का इंडियन मुस्लिम था क्या? नहीं। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अरुणाचल प्रदेश की एक मस्जिद के अंदर धड़ल्ले से पानी वेस्ट हो रहा था, जबकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको पानी नहीं मिल रहा था। ये अभी मस्जिद का अंदर में है, अरुणाचल में अपने लोग को पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ में पूरा खोल के रखा, देखो परमानेंट खोल के रखा है। मस्जिद का अंदर में पूरा पानी खोल के रखा है और हम लोग अरुणाचली लोग पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए बोलता है कि बाहर का होता है, हमारा लोकल के लिए नहीं सोचे। इसको टैंक बनाएगा वो लोग ना। यानी कि बाहर के जो घुसपैठिए हैं वो हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो असली सिटीजन्स हैं, उनको ही वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि ये लोग फेक राशन कार्ड बनवा के गेहूं चावल लेने भी पहुंच जाते हैं, मतलब कि हमारे दिए हुए जो टैक्स के पैसे होते हैं उनसे इनका चूल्हा जलता है। ऊपर से ये लोग जिस एरिया में आकर बस जाते हैं वहाँ के मार्केट के अंदर जो सुअर होता है उसके मीट को बिकने ही नहीं देते हैं। मैं पब्लिक को एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत से पब्लिक हम लोग को सोचते है कि हम लोग जो है पर्टिकुलरली वो लोग को टारगेट करके हम लोग ही लग रहा है, बट साइलेंटली और चुपचाप से हम लोग का माल लोग ही सह रहा है। ये देखिए यहाँ में गाउरी में अरुणाचल में कौन नहीं खाते? वी आर ट्राइबल्स। हम लोग गाउरी से लेके चूहा से लेके सब चीज खाने वाला इंसान है। हम लोग का माल लोग यहाँ में मार्केट करते हैं और ये जो एरिया है यहाँ में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बन चुका है और कहीं ना कहीं हम लोग का जो यहाँ में माल लोग जो बिजनेस कर रहा है वो लोग को भी प्रेशर आया है कि यहाँ में गाउरी बिक्री नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गाउरी इस्लाम में हराम है मतलब वो लोग नहीं खाने, तो वो लोग यहाँ से मस्जिद चाहते हैं बोल के हम लोग का माल को यहाँ में गाउरी बिक्री मत करो बोल के ऐसे करके वो लोग दुकान भी छोड़ दिया बोले। आप लोग पब्लिक हम लोग अरुणाचल की जनता बताइए ये कितना तक सही है? अपना जगह में रह के अभी हम लोग का माल को यहाँ में गाउरी बिक्री मत करो बोल रहे हैं, तो बोल रहे हो माल लोग यहाँ में गाउरी बिक्री करने वाला दुकान छोड़ दिया बोल रहे हैं। ये कैसे होगा? ये हम लोग का जगह में ऐसे बिल्कुल नहीं होगा और कल को भी अगर ऐसा होगा तो देखिए बहुत खराब दिशा में जाएगा। अरुणाचल में जितना भी यहाँ में इस्लाम जो धर्म को मानने वाला जितना लोग भी है, आप लोग अभी इस चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, जो जैसा देश वैसा भी बोलते हैं ना, जैसा यहाँ के इंसान हम लोग खाना पीना खाते हैं वैसे खाओ, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं वैसे पहनो, नहीं तो यहाँ में आके तुम लोग का हिसाब से हम लोग को रहने के लिए दिक्कत मत करो। और यहाँ में जो पोस्ट यहाँ में अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मस्जिद कॉलोनी बोल के, मस्जिद कॉलोनी कैसे बनेगा? ये अंदर में मस्जिद है तो मस्जिद कॉलोनी क्या? यहाँ में मंदिर है तो मंदिर कॉलोनी बन जाएगा, चर्च है तो चर्च कॉलोनी बन जाएगा? नहीं बनेगा। ये अरुणाचल है, ये हम लोग इंडिजिनस अरुणाचल इंडिजिनस पीपल ट्राइबल पीपल्स का जमीन है। यहाँ में जो भी नाम होगा वो हम लोग का नाम से होगा, हम लोग जो चाहेगा वही नाम होगा। ट्राइबल लोगों के लिए तो ये वैसे ही एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको त्रिपुरा का एक एग्जांपल दिया था जहाँ पे कि पहले ट्राइब्स 93% थे, वही अब 40 से 50% रह गए हैं। तो इतना बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट तभी हो सकता है जब लाखों करोड़ों की संख्या में ये इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में घुस रहे हैं और भेड़ बकरियों की तरह घुसे चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये लोग धड़ल्ले से बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, जैसे कि कोई एक फैक्ट्री खोली हुई है। देखिए आम लोगों के लिए जो उनका बच्चा होता है ना, वो उसको एक अपने बच्चे की नजर से देखते हैं, लेकिन इनके लिए ऐसा लगता है कि जो इनका बच्चा है वो एक एसेट है। अपने बच्चों को ये लोग इकोनॉमिक एसेट की तरह से देखते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा इकोनॉमी में हमें हेल्प मिलेगा। तो इन सब के चलते त्रिपुरा समेत सभी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो नेटिव ट्राइब्स है, जो कि हजारों सालों से वहां पर रह रहे हैं, वो अब खतरे में आ चुके हैं और इसलिए वो भी इन बांग्लादेशियों को वापस भगाने की मांग कर रहे हैं। और इतना सब कुछ डेटा होने के बावजूद ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया, अल जजीरा हो गया, BBC हो गया, तो इन लोगों ने वापस अपना जो मुस्लिम अपीसमेंट वाला प्रोपेगेंडा है ना, उसको शुरू कर दिया। इनका कहना है कि मुस्लिमों को इलीगल बांग्लादेशी बताकर इंडिया से भगाया जा रहा है और जो लोग इनको
सच मानते हैं, जिन्हें लगता है कि ये लोग रोहिंग्या कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि शुतुरमुर्ग जैसे ना अपना सर नीचे जमीन में गाड़ कर रखोगे तो ऐसा नहीं है कि जो खतरा है वो टल जाएगा। पीएम मोदी ने अपने 15 अगस्त वाले स्पीच में इन इलीगल बांग्लादेशियों के बारे में हमें वार्न भी किया था। आज असम में इन्हीं रोहिंग्यों के चलते जो पूरी की पूरी डेमोग्राफी है वो चेंज हो गई है और धीरे धीरे पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हो रहा है। और एक बार ये लोग मेजोरिटी में आ गए, उसके बाद फिर क्या होगा वो आप मुर्शिदाबाद के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये रोहिंग्या कहीं भी बिना किसी परमिशन के अपनी झोपड़पट्टी डाल देते हैं और फिर वहाँ पे अपनी आबादी बढ़ाने लगते हैं। तो देख सकता है यहाँ में अब लोग मुस्लिम होते ना, यहाँ में मुस्लिम कहाँ है, यहाँ में मुस्लिम भी होगा तो ना यहाँ में। अभी यहाँ में तो आप देख रहे एक भी हमारा लोकल आदमी है क्या? यहाँ में नहीं है ना, यहाँ एक भी लोकल आदमी नहीं है। इस साइड दिखाइए, कैमरामैन आप दिखाइए, इस साइड में कहीं में भी हमारा लोकल आदमी अभी यहाँ में नहीं है। और हम लोग का ही स्टेट में ये वायरस का जैसा है। हम लोग का सीधा सीधी मांग है, जितना भी मुस्लिम बांग्लादेशी है उसको हटाना है हमारे स्टेट से। अदर्स किसी भी कम्युनिटी से प्रॉब्लम नहीं है। और जिस प्रकार से यहाँ में अवैध रूप से यहाँ में मस्जिद बना के रखा है, इसका हम लोग टोटली खिलाफ है। इसका अगेंस्ट है हम लोग। ये दीमक का जैसे हम लोग को कहा है। ये बात में हम लोग अभी रेशियो कम है उन लोग का, एक दिन रेशियो बराबर होगा तो हमारा ये स्टेट भी त्रिपुरा बनने में समय नहीं लगेगा। और हम लोग अभी जहाँ हम लोग यहाँ खड़ा हुआ है, ये मस्जिद में मौलाना कोई भी नहीं है। हम लोग वही बोलता है कि इसको तो एनी हाउ डिसमेंटल करना है। सरकार भी देख रहा है। और ये अगल बगल में आप लोग देख सकता है, सराउंडिंग को भी हम लोग दिखाया है। यहाँ में टोटली लोकल जीरो है, हमारा जो इंग्लिश आदमी टोटली जीरो है। अरे यार, जब 1947 में पार्टीशन रिलीजन के बेसिस पे हो गया था और तुम्हें 2 कंट्रीज ऑलरेडी मिल चुकी हैं, तो फिर वहीं जाकर रहो, इंडिया में आने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। और अगर फिर भी तुम्हें जाना है तो 56 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज है, उनमें से किसी एक में चले जाओ। तो सोनम लिया कर उन सभी संस्थानों को हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं जो कि इन इलीगल बांग्लादेशियों को लात मार कर निकालने का काम कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की और ज्यादा जरूरत है जो कि ओपनली इस तरीके के मुद्दों के ऊपर बात कर सकते हैं, ना कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि अपने वोट बैंक के लिए अपने ही देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी को दांव पर लगा देते हैं। और अभी जब बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास की निर्मम तरीके से हत्या की गई और एक के बाद एक करके ऐसे खबरें आते जा रही हैं कि एक करके जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं उनके घर को जला दिया जा रहा है। और सिर्फ जून से लेकर दिसंबर तक में 71 ऐसे केसेस आ चुके हैं कि भाई हिंदूज जो है उनके ऊपर ब्लास्फेमी के एक्यूजेशंस लगा दिए जाते हैं और फिर उनको टारगेट करके उनको मारने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए भी हमें ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ आप वायलेंस करते रहोगे और दूसरी तरफ आप हमें कहोगे कि भाई आप गंगा जमुनी तहजीब की बातें करते रहिए।